डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। कानून में कभी-कभी एक छोटा सा शब्द जैसे पति एक बहुत बड़ा लूपहोल बन सकता है। आज हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प केस पर बात करने वाले हैं जहां अदालत को यह तय करना था कि कानून के शब्द ज्यादा जरूरी हैं या उसका असल मकसद। हमारे पास जस्टिस सूरज गोविंद राज का एक फैसला है और सवाल यह है कि क्या आईपीसी की धारा 498A यानी वैवाहिक क्रूरता का कानून लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू हो सकता है, या ऐसी शादियों पर जो कानूनी तौर पर मान्य ही नहीं है। बिल्कुल। ये वकीलों और खासकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जरूरी मामला है। हाँ, मामला तो देखिए ऊपरी तौर पर सीधा सा था। एक महिला ने अपने साथी और उसके परिवार पर क्रूरता का आरोप लगाया, दहेज की मांग और यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश का भी। और महिला का मानना था कि 2010 में उसकी शादी हुई थी। जी, लेकिन जो पुरुष पक्ष का तर्क था वो बड़ा अजीब था। और यहीं से ये पूरा केस दिलचस्प हो जाता है। पुरुष ने कहा कि उसकी शादी तो पहले किसी और से हो चुकी थी, श्रीमती नवीना से। हाँ, तो शिकायतकर्ता के साथ उसका रिश्ता कानूनी तौर पर शादी है ही नहीं। वो सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप है। और अगर वो कानूनी तौर पर पति नहीं है तो उस पर 498A का केस कैसे चल सकता है? बिल्कुल, यही उनकी दलील थी और इसी कानूनी दलील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अच्छा। अदालत ने यहाँ शाब्दिक व्याख्या नहीं की, मतलब शब्दों पर नहीं अटके। उन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को चुना, यानी ये देखा कि भाई इस कानून को बनाने का असल मकसद क्या था। महिलाओं को क्रूरता से बचाना। बिल्कुल, मकसद ये था ना कि शादी के सर्टिफिकेट की जांच करना। हाँ। और ये इस फैसले का असली सार है। अच्छा। तो अदालत ने इस टेक्निकल दलील को मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब कानून रिश्ते के लेवल से ज्यादा उसके स्वभाव को देखेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अदालत ने साफ साफ कहा कि कोई भी आरोपी अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता। सही बात है। आप सोचिए, यहाँ वो आदमी अपनी ही धोखाधड़ी को अपना बचाव बना रहा था। हाँ, मतलब वो कह रहा था मैंने धोखा दिया इसलिए मुझ पे कानून लागू नहीं होता। जी, और अदालत ने इसी तर्क को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 498A का जो सुरक्षा कवच है वो सिर्फ कानूनी रूप से वैध शादियों तक सीमित नहीं रहेगा। तो फिर कहाँ तक जाएगा? ये शून्य या शून्यकरणीय विवाहों पर भी लागू होगा, यानी ऐसी शादियां जो शुरू से ही अमान्य थीं। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और न सिर्फ ऐसी शादियां बल्कि विवाह की प्रकृति वाले लिव इन संबंधों पर भी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इससे भविष्य में भ्रम नहीं पैदा होगा? मतलब शादी की जो कानूनी परिभाषा है उसका क्या होगा? क्या कोई भी जो लिव इन में है अब 498A का आरोप लगा सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अदालत ने इसका भी ध्यान रखा है। ये फैसला हर लिव इन रिलेशनशिप पर लागू नहीं होता। अच्छा। ये सिर्फ विवाह की प्रकृति वाले संबंधों पर लागू होता है जहां एक पक्ष को धोखे से ये विश्वास दिलाया गया हो कि वे शादीशुदा हैं। मतलब जहां धोखा एक मुख्य तत्व है। बिल्कुल। असल में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की दिशा में ही है, जहां सामाजिक न्याय के कानूनों की उदार व्याख्या की गई है। ये सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है। ये न्याय और कानून के बीच का संतुलन है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अदालत ने रिश्ते की कानूनी वैधता से ज्यादा रिश्ते की प्रकृति और उसमें होने वाले दुर्व्यवहार को महत्व दिया है। हाँ। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारा 498A के दायरे को सोच समझकर बढ़ाया है ताकि कानून का मजाक ना बने और धोखे के शिकार महिलाओं को न्याय मिल सके। हाँ, और इसीलिए ये फैसला कानून की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए, वकीलों के लिए, छात्रों के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वकील और कानून के छात्र हमें सुन रहे हैं वो इस पर अपनी राय जरूर साझा करेंगे। हाँ, कमेंट्स में बताएं और इस विश्लेषण को अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में भी शेयर करें ताकि इस पर और गहरी और अच्छी चर्चा हो सके। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जब कानून रिश्ते की प्रकृति को मान्यता दे रहा है तो क्या भविष्य में इसका असर विरासत और उत्तराधिकार जैसे नागरिक कानूनों पर भी पड़ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।